तो गाइस मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर एशिया फिटनेस मॉडल मिस्टर इंडिया अपनी वाइफ के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। इन्होंने एक स्कूल की जॉब छोड़ के, एक प्रिंटर की जॉब छोड़ के वहाँ से आज ये फुल ऑन बॉडी बिल्डर बन चुके हैं, फिटनेस मॉडल बन चुके हैं। इसे कहते हैं ना, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए, बिकॉज मैं इनसे बहुत पहले मिला था, लेकिन तब ये स्कूल की जॉब किया करते थे। आज इनकी लाइफ कैसे बदल गई है इन्हीं से जानेंगे। लेट्स मीट हमारे अपने सोनू जॉन। कैसे हो सोनू भाई? बढ़िया। एंड मिसेस जॉन। हेलो। कैसी हो मिसेस जॉन? बहुत तेरे एक बात बताओ यार, मैं ना पहले तो लाइटन अप कर देता हूँ यार, मतलब स्टूडियो देख के पहले मुझे बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लगा सेटअप, और एक एज ए जैसे कहते हैं ना सेलिब्रिटी वाली फील, वो यहाँ पे आई। और मैं फर्स्ट टाइम इतना अच्छा इंट्रो मैंने किसी स्टूडियो में देने के लिए मैं आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ सोनू भाई। हाँ जी। यार जॉन कौन है यार? सोनू तो समझ आता है, ये जॉन कौन है? सोनू जॉन ही क्यों? देखिए, एक्चुअल में मैं स्टार्टिंग से ही, जब मैं बचपन से था तो मेरे को शौक़ था कि कुछ एक अपना ना यूनिक बनना है। तो गली गली में आप देखोगे हर 2 मकान के बाद सोनू मिल जाएगा, हर तीसरे मकान के बाद आपको सोनू मिल जाएगा। किसी ना किसी घर में सोनू मोनू कोई ना कोई होता ही है। तो जो भी कोई आता पूछने, भाई सोनू को बुला दो, सोनू को दो, वो आता पड़ोस वाला से पूछने, उनके घर पे बुलाने, वो हमारे घर पे आ जाते। तो मैंने कहा यार ये लफड़ा तो पूरी लाइफ चलता रहेगा ऐसे, तो भाई पहचान कैसे बनेगी। तो फिर मैं साथ साथ फैशन में भी आया। फैशन में क्या होता है, फैशन इंडस्ट्री में जब भी आप आते हैं तो आपको एक यूनिक नेम आपको चाहिए होता है, जो कि लोगों की ज़ुबान पे चढ़ जाए। तो वहाँ से मैंने फिर अपना नेम के साथ ये जॉन लगाना स्टार्ट किया। तो तब से ही लोग मुझे, जहाँ पे भी अब मैं जाता हूँ तो पहले मेंशन होता है कि सोनू जॉन आ रहा है, तो उनके माइंड में सेट होता है कि सोनू जॉन कौन है। तो इस वजह से ये यूनिक नेम करने के लिए, लोगों के माइंड में चढ़ाने के लिए ये जॉन का यूज़ किया, और आज इसी नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। अच्छा। सिर्फ अगर सोनू के नाम से आप कहोगे तो सोनू आया तो कोई भी नहीं पहचानेगा, बट आप लोग कहेंगे, कोई भी कहेगा कि सोनू जॉन आने वाले हैं या सोनू जॉन से मिलना है या मैं सोनू जॉन को जानता हूँ, तो उसके माइंड में सीधा डायरेक्ट मेरी फ़ोटो। अच्छा, तो मुझे तो लगता था कि तुम जॉन मतलब जॉन इब्राहिम के फ़ैन हो। ये जॉन अब्राहम नहीं, वैसे मैं सभी उनको मानता हूँ, सभी धर्म को मानता हूँ, उस चीज़ की नहीं। बट ये एक मैंने आपको बताया एक यूनिक करने के लिए। अच्छा, अलग भीड़ से अलग होने के लिए अलग तुमने करने के करा। लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया है यार। तो यार सोनू, जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिला था, हाँ जी, वो मेरे ख्याल 2-3 साल पुरानी बात है। हाँ जी, 2017। हाँ, मतलब हम उसी दिनों मिले थे, ठंड का टाइम था वो भी, टाइम था। और तुम स्कूल में काम किया करते थे, याद है ना? यस। और मुझे याद है तुम्हारा, हमने ब्रीफली एक इंट्रो करा था, इंट्रोडक्शन करा था, एक वीडियो बनाया था, छोटा सा बनाया था, जिसमें तुम्हारे फादर साहब भी थे साथ में, और बड़े इमोशनल हो गए थे वो भी, कि उन्होंने बताया था कि मेरी केले की रेडी है, वो मैं बेचता हूँ रेलवे स्टेशन पे। केले की रेडी, स्टेशन वाली सड़क पे है ना, स्टेशन वाली सड़क पे केले बेचा करते थे। और तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी था, तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कर रहे थे। और आज मैं जिस सोनू को देख रहा हूँ, उसके लंबे बाल हैं, उसके मूँछों में ताव है, उसकी अलग पर्सनालिटी है। तो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र के बारे में मुझे बताओ, कैसा रहा? देखिए, कोई भी है सक्सेस, देखिए आसानी से तो मिलती नहीं है, उसके पीछे स्ट्रगल तो हो जाता है। किसी को या कि कम स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है। जिसका लो फैमिली से या जिसको फैमिली सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है, उसको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। जैसा कि आपको पता है, मेरे जो फादर थे वो सड़क पे केले बेचते थे, और उस टाइम पे जब वो केले बेचते थे तो कुछ मतलब असामाजिक तत्व थे, उनका चलन था, और वो ये बोलते थे केले खा के पैसे भी नहीं देते थे लोग। हाँ, लोग केले खा के पैसे भी नहीं देते। पापा बोलते कि भाई पैसे तो दो, वो कहते भाई हमसे पैसे ले लगा, कुछ देसी लैंग्वेज में, अरे खड़ा भी ना होने देंगे, मतलब कुछ इस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करके और धमका के चले जाते थे। तो एक दिन मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे जिम जाना है, मुझे भी मतलब बॉडी बनानी है। तो उनके माइंड में सिर्फ वही लोग सेट थे कि भाई जो तगड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को दबाते हैं और उनको परेशान करते हैं, कमज़ोर लोग। हाँ, कमज़ोर लोग। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, तगड़ा बनना ही नहीं है, हमें इस लाइन में जाना ही नहीं है, तुम अपना पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, वो बहुत है। तो बड़ी मुश्किल से कहीं से पूछ पाछ के उन्होंने मेरे को अलाउ किया, तब मेरा जिम स्टार्ट हुआ। और जैसा कि आपने अभी बताया, 2017 में आप से मैं मिला था अपने फादर के साथ। वहाँ मैंने मिस्टर एशिया जो कंपटीशन था वो था, वहाँ से स्टार्ट किया था। और जब मैं वहाँ मेडल आया, वहाँ पे मैं अपने फादर को इसलिए लेके आया था क्योंकि उनको पता लगे
कि एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग क्या है, क्योंकि लोगों के माइंड में सिर्फ एक यही सेट है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स लेके या पाउडर लेके या गलत चीज़ें लेके आप बॉडी बिल्डर तो बन जाओगे, लेकिन उन्हें ये माइंड सेट है सिर्फ बॉडी बनाना। एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है, कितने लोग इसमें आते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाने के लिए मैं अपने फादर को वहाँ लाया था। और वहाँ से उनको वो चीज़ समझ में आई और वहाँ से उन्होंने फुल सपोर्ट मेरे को देना स्टार्ट किया। और मैं जहाँ भाई कंपटीशन होता वहाँ मैं खेलने जाता। उसके बाद मैं जब मेडल लेके आता, सबसे पहले जो मैं फैमिली में जो खुशी होती वो मेरे फादर को होती थी। और इसके बाद जब मैं एक मुंबई में कंपटीशन होता है बॉडी पावर, वहाँ पे भी गया। बट मेरा जो, जैसा कि आपको बताया, मैं स्कूल में जॉब करता था तो इतनी इनकम भी नहीं थी, तो वहाँ मैंने एंट्री फीस भी दी। फिर आप मानो कि मैं वहाँ पे स्टेशन पे सोया हूँ। 3 दिन का वहाँ कंपटीशन होता है, वो बॉडी पावर 3 दिन का एक्सपो लगता है। तो वहाँ पे मैंने एंट्री तो भर दी, लेकिन मेरे पास वहाँ पे होटल के पैसे नहीं थे। मुंबई तो मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी का जो स्टेशन है, वहाँ पे वेटिंग हॉल में मैं सोया हूँ। सुबह वहाँ से निकल जाता था 8 बजे, बॉडी पावर कंपटीशन अटेंड करता, शाम को 6-7 बजे वहाँ से निकल के 8 बजे खाना वाना खा के अपना वहाँ स्टेशन वेटिंग हॉल पे आता। 3 दिन मैं वहाँ सोया हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, क्योंकि बजट नहीं था होटल में स्टे करने का। वहाँ से फिर मैं आया वापस। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ तो करना है इस लाइन में। अब सब मैंने वहाँ काफ़ी लोगों को देखा, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स आए थे जिनको काफ़ी मतलब इज्जत मिली, उनको काफ़ी नाम भी था उनका, और जगह जगह उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। मुझे भी ये लगा कि मुझे भी इस लेवल का बनना है, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने खूब मेहनत की। वहाँ से आने के बाद मैंने जितने भी चैम्पियनशिप आई, मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी छोटी चैम्पियनशिप है, कौन सी बड़ी चैम्पियनशिप है। वो कहते हैं ना, जब आप काम करने लगे हो तो आपको छोटा बड़ा काम नहीं देखना, जब आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो आपको सभी कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो छोटी चैम्पियनशिप है चाहे बड़ी है। मैं सब खेलता चला गया। उसमें मिस्टर दिल्ली भी आया, मिस्टर यूपी भी आया, मिस्टर हरियाणा भी आया, मिस्टर पंजाब भी मैंने खेला, और उसके बाद मैं पूना भी खेलने गया। तो इस तरीके से एक तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता चला गया। पैसे कैसे इकट्ठे करे तुमने सोनू इन चीज़ों के? पैसे इकट्ठे तो खैर देखिए, साथ साथ जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया, मैं नाम बढ़ता गया, तो मेरे साथ बच्चे जुड़ते चले गए। सर मुझे कोचिंग दीजिए, मुझे गाइड कीजिए, इस तरीके से बच्चे भी जुड़ते चले गए। फिर कुछ 1-2 कंपनियां हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया, और बाकी फिर जैसे हमारा एक अपना मकान था, वो मैंने उसमें से आधा हमने सेल किया, और वो सेल करके मैंने सोचा कि मकान तो हम बाद में भी बना लेंगे, पहले एक बिज़नेस सेट करते हैं। तो वहाँ से मैंने अपने एक जिम सेट किया, और जिम सेट करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ जिम थोड़ा अच्छा चल गया, फिर हमने मकान का वापस सेट किया दोबारा से। वापस ले लिया? हाँ अभी चल रहा है उस पर, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा वो। अच्छा, तो तुमने मकान बेची अपना आधा, जिम सेटअप कर किया था। कमाल है यार, तो कहते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो सोनू एक बात बताओ मुझे, तुम जॉब करा करते थे है ना किसी स्कूल में? हाँ स्कूल में जॉब। तो कब डिसाइड करा कि यार अब जॉब छोड़नी है और बॉडी बिल्डिंग करनी है? एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैं मिस्टर इंडिया का सिलेक्शन चल रहा था दिल्ली में, उत्तम नगर में मिस्टर इंडिया का जो सिलेक्शन था वो चला हुआ था। उसमें काफ़ी बच्चे आए थे ऑल ओवर दिल्ली से भी, और जैसे हम भी आसपास के दिल्ली अंचल के जो बच्चे थे वो सब उन्होंने इनवाइट कर रखे थे। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कि आप, एक तरह से वो मिस्टर दिल्ली का ही कंपटीशन था। तो उसमें जो टॉप 5 जो बच्चे आए वो दिल्ली की टीम बनी। हर कैटेगरी में जो टॉप 5 बच्चे आए वो दिल्ली की टीम बनी, उसमें सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको 17, 18, 19 का जो कंपटीशन है वो छत्तीसगढ़ में है। सब कुछ आना जाना उनकी तरफ से था, बट आपको जो है टाइम से पहले पहुंचना है और टाइम अपना वहाँ मतलब मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपका पहला कंपटीशन है नेशनल लेवल। अगर आप इसी को मिस कर दोगे तो आगे से हम आपको किसी भी कंपटीशन में आपको ले नहीं पाएंगे। तो मैं एक स्कूल में जॉब करता था, वहाँ मैं अकाउंट ऑफिस में 7 साल से जॉब कर रहा था, और जो मैंने जॉब की उसी लाइन में मैं पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में डिज़ाइनिंग का काम करता था, जितना भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, पब्लिशिंग का काम था वो सब काम मैं हैंडल करता था, और उनका सॉफ्टवेयर था, फीस मैनेजमेंट, वो सब मैं ही देखता था। तो मैंने मैडम को बोला, वहाँ प्रिंसिपल मैम थी एक, उनको मैंने बोला कि मैम मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, जिसमें सैटरडे संडे बीच में ही आ गया, मुझे सिर्फ फ्राइडे की और मंडे की छुट्टी आप दे दीजिए। और अभी तो मेरी EL वगैरह भी जो होती हैं हमारे इसमें ऑफिशियल में, वो बची हुई हैं सब, तो उसमें ये भी नहीं कि मतलब अलग से मुझे पेड लीव लेनी पड़ेगी। तो
पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि नहीं नहीं, आपको कोई भी हॉलीडे अलाउड नहीं है, आप काम देखो पहले, ये आप बाद में देखना, पहले जॉब देखो, ये काम पेंडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उनको बोला मैडम मेरा जो अगले वीक का काम है ना वो भी मैंने एडवांस किया हुआ है, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोले नहीं नहीं आप अपना वही देखो, फिर आप अपना स्पोर्ट देखो। तो मैंने उसी टाइम मैडम को नमस्ते किया, मैं मैडम जी नमस्ते, मुझे अपना स्पोर्ट्स ही देखना है और मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। तो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी? छुट्टी चाहिए थी। तुम स्कूल में काम करा करते थे? बिल्कुल ठीक। स्कूल वालों ने छुट्टी देने से मना कर दिया? हाँ जी। और तुमने 7 साल पुरानी जॉब छोड़ दी हाथों हाथ? हाथों हाथ छोड़ दी। वाह यार, उसी टाइम डिसीजन ले लिया छोड़ने का? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने एक दो दोस्त हैं उनको भी बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं छत्तीसगढ़ खेलने जा रहा हूँ। तो उनमें से एक ने मुझे बड़ा डिमोटिवेट किया। वो कहते हैं ना, वो जो खुद कुछ नहीं कर पाते और कोई जब आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं, भाई ये भी आगे ना बढ़ पाए, इसको किसी ना किसी तरीके से कुछ गलत बोल के इसको मतलब नीचे ले आए तो ये जा ही ना पाए। उन्होंने मुझे कहा इतनी दूर जाएगा क्या होगा, कुछ ना होगा, मतलब कुछ हमारे उधर की टोन इस तरीके की है, मतलब एक तरह से डिमोटिवेट करने का। इस बार तो इतनी कंडीशन भी नहीं है बॉडी की, इतनी दूर जाओगा नेशनल खेलना क्या होगा, कुछ ना होगा, ऐसे ही जॉब भी छोड़ दी तो ना ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब छोड़ दिया ना, अब छोड़ने के बाद क्या सोचना, अब तो आगे बढ़ना है, पीछे का नहीं देखना, अब आगे बढ़ना है। तो कहते ठीक है भाई देख ले, चल ऑल द बेस्ट। उन्होंने बोला, मैं चला गया वहाँ से। फिर आप मानोगे जब हम यहाँ से ट्रेन में बैठे, उस दिन से लेके जिस दिन कंपटीशन था, मेरे माइंड में बस सिर्फ एक ही सोच थी कि जॉब भी छोड़ दी, वहाँ से भी बेइज्जती वाला काम हो जाएगा अगर मेडल नहीं आया। वो दोस्तों ने भी मेरे को टोन कसी थी, मेडल तो लेके ही आना है, 100% लाना है मेडल। और मैंने वहाँ तक कंपटीशन टाइम तक मैंने पानी नहीं पिया, बिल्कुल भी पानी गले पे भी नहीं लगाया, कहीं कंडीशन ख़राब ना हो जाए। कितनी दिन? पूरे 3 दिन थे। 16 को हम यहाँ से निकले थे, 17 को वहाँ पहुँच गए थे, 18 को प्री जजिंग थी, 19 को फाइनल था। तो 19 को सुबह नहीं, शाम को 5 बजे के आसपास कंपटीशन स्टार्ट हुआ। मैंने वहाँ अपनी कैटेगरी में भी गोल्ड लिया। उसके बाद चैम्पियन ऑफ चैम्पियन जो लास्ट में होता है, अपनी कैटेगरी के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो स्टेज पे आते हैं, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड लिया। तो कुल मिला के उस चैम्पियनशिप में मैन फिजिक में मैं ही चैम्पियन था। और वहीं से मैंने सोशल मीडिया पे जैसे अपलोड किया कि भाई मैंने जीत लिया है कंपटीशन। तो जितने भी मेरे सिटीज़ के न्यूज़पेपर वाले थे वो मेरे टच में हैं। तो उन्होंने मुझे वहीं से ही मुझे कॉल किया कि डिटेल्स भेजिए, क्या कंपटीशन था, हम आपकी न्यूज़ लगाते हैं। तो उन्होंने न्यूज़ लगाई। अब मुझे आने में जैसे एक दिन लगा, 2 दिन बाद हम पहुँचे। तो 2 दिन बाद स्कूल से वापस फ़ोन आया कि आप स्कूल आइए, आपका वेलकम करना है, आपने गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए बधाई देनी है और आप वापस जॉब पे आइए। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे जॉब पे नहीं आना। तो वहाँ से मैंने माइंड सेट कर लिया था कि अब मुझे इसी स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट आना है, अब जॉब के लिए नहीं आना, इसी स्कूल में मुझे एज ए चीफ गेस्ट आना है। और भगवान की दया से आज मैक्सिमम हमारे जो हरियाणा में 10-12 स्कूल हैं, उनमें मैं एज ए चीफ गेस्ट जाता हूँ स्पोर्ट्स डे पे। उस स्कूल में गए चीफ गेस्ट बन के? उसमें भी मुझे इनवाइट किया है अभी, बट उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट नहीं किया, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर किया। तो उस टाइम पे मैं किसी और स्कूल में चीफ गेस्ट इनवाइटेड था, तो मैंने मना कर दिया अभी। तो जहाँ तुम अकाउंट का काम करा करते थे, कितनी सैलरी थी तब तुम्हारी वहाँ पे? उस टाइम पे 28,000 थी। तो वो छोड़ के तुमने अब वहाँ पे चीफ गेस्ट की तुम्हें ऑफर आने वाली है? बिल्कुल। अब वहाँ का जो स्टाफ है वो मुझे मैसेज करके बोलता है कब आओगे, आपके साथ सेल्फी लेनी है, ये वो। हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि ये हमारे साथ काम करते थे, तो बच्चे विश्वास नहीं करते। तो उनको बोलता हूँ आप कभी भी आइए, जिम का एड्रेस मैंने दिया हो, तो काफ़ी लोग आते भी हैं वहाँ पे। क्या बात है। तो मैडम से कैसे मिले यार, ये तुम्हारी मिसेस जॉन से कैसे मिले, यही बताएंगे। कैसे, ये कैसे मिले आपका? अरेंज मैरिज है आपकी, लव मैरिज है? लव मैरिज है सर। कैसे मिले आपको? सर हम लोग मतलब कि एक मैरिज में मिले थे। मैरिज में मिले, उससे पहले तो हम लोग मतलब कि ये कॉलेज में आते थे वहाँ पर, और मैं रोहतक में ही रहती थी जिस तरह से, वह स्कूल है जो वहाँ पे, तो मैं वहाँ पर थी। स्कूल टाइम पर ये बाहर कॉलेज के जिस तरह से छुट्टी वगैरह होना, वहीं पर स्टॉप रहते थे, क्योंकि स्टेशन से वहीं जाते थे ये घर पर। तो वहाँ से चलता गया। फिर उसके बाद हम लास्ट टाइम मतलब कि मैरिज में मिले, जब अपना हुई बात क्या बात है, क्या बोला इन्होंने आपके पास आके? हाँ जी, क्या बोला इन्होंने आपके पास आके पहली बार?
क्या बोला इन्होंने ये बोला था, बस डांस किया था हम लोगों ने शादी में? हाँ जी, तो फिर डांस उस किया टाइम था। इन्होंने मुझे गोलगप्पे खाते हुए देखा और मैंने इनको डांस करते हुए देखा। एक्चुअली जो मेरी बुआ जी के पास रहती थी मैं, फिर हो गया, फिर उसके बाद हमारी शादी की बात चली, तो मैंने इनको बताया कि भी ऐसे ऐसे शादी की बात चल रही है तो भी क्या करना चाहिए। कह रहे देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। तो ये तो बस लक बाय चांस की बात है सर, कि जो हमारी शादी हुई। कैसे मतलब? मैं बताता हूँ कैसे हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा जैसे पहले से ही होता है ना, एक रिलेशन स्टार्टिंग था, तो हम मिलते भी थे पहले, शादी से पहले भी, बट किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद हम एक मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी, वहाँ मिले, तो वहाँ जैसे डीजे पे डांस वांस किया, खाना वाना खाया, वहाँ नंबर एक्सचेंज किया। एक्चुअल जो नंबर एक्सचेंज किया वहाँ से किया था, ठीक है। उसके बाद 5-6 महीने हमारा चला, कॉलिंग वॉलिंग पे भी हम मिले भी, रोहतक में तिलिया झील वगैरह पे। तो उसके बाद एकदम से मेरे फादर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, तो पापा ने बोला कि भाई ये लास्ट है बेटा, इसको अपना, मैं ही अपने हाथ से शादी करना चाहता हूँ इसकी, तो इसके लिए जल्दी से लड़की देखो। तो हमारी फैमिली में जो जैसे मेरी मम्मी देख के आई, मेरी जो भाभी हैं वो देख के आई, लड़की देख के आ गए सेक्टर 6 में, भादोड़ में सेक्टर 6 में लड़की देख के आ गए। और वो मुझे आके बोलते हैं कि हमने तो लड़की देख ली है, तुझे संडे को दिखाएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे देख लिया यार, मुझे बताए बिना। कहते नहीं, तेरे पापा की तबीयत ये हो, ये वो तब तू ये बनेगा, अपने आप को बड़ा समझता है, ये वो, पापा को भी देख। तो मैं वो कहते हैं इमोशनल होके मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं संडे को चलूँगा। तो मैंने इनको कॉल लगाया, मैं कहा ऐसे भाई मुझे तो संडे को जाना है देखने के लिए। तो इन्होंने एकदम से फ़ोन कट कर दिया, बोले ठीक है, मुझे आज के बाद मुझसे बात मत करना, ये सब सिस्टम हो गया। मैं कहा आप क्या कर सकते हैं भाई। तो संडे को जब मैं गया वहाँ पे, तो मैंने पहले ही अपने मम्मी पापा को बोल दिया था कि हम लड़की के यहाँ जाएंगे, अगर आप लोगों ने वहाँ पे पानी भी पी लिया ना, तो लड़की चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे कैसी भी हो, शादी वहीं होगी। ये एक बहुत अपमान हो जाता है अगर लड़की घर से लड़के वाले आके वापस चले जाएं। तो मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरी भी 2 सिस्टर हैं, उनकी भी हमने शादी की है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुझे लड़की पसंद आएगी, ठीक है जी। हम चले गए वहाँ पे, जैसे चाय पानी हुआ, हम बैठ रहे। उसके बाद बोला भाई लड़की को लाओ। अब लड़की थी नहीं, लड़की बाहर गई हुई थी थोड़ा, तो हमने कहा भाई वेट करते हैं। 5-10 मिनट वेट किया, उसके बाद वो लड़की अपनी बुआ के साथ आई और सीधा अंदर चली गई। उसके बाद वही फॉर्मेलिटी करके वो समोसे चाय लेके आई, वो यही आ गई सामने। अच्छा हाँ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। मैंने इसको, फिर हमारे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने बोला भाई जाओ, आप लोग ने कुछ आपस में बात करनी हो तो बैठ जाओ आप। तो हम साइड में बैठे। मैंने इसको बस यही बोला कि हमारे जो मम्मी पापा हैं इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद लव मैरिज, तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ से हम अपना चुप रहे। फिर बाद में मैंने इनसे पूछा आप यहाँ कैसे आ गए, तो ये बोली कि मेरी जो बुआ, ये जिसके यहाँ पे आप देखने आए थे ना, ये मेरे बुआ जी हैं। इन्होंने मुझे सैटरडे को बुलाया था कि भाई कपड़े धुलवाने के लिए आप आ जाओ, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और मुझे बताया भी नहीं है कि लड़का देखने आने वाला है। और वहाँ से हमारा ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई। जैसे तो शादी में जब जैसे डोली आती है ना, तो हमारी सिस्टर थी साथ में। जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि हमारा तो पहले से था। क्या बात है यार, ये अगर ऐसे भगवान ने मुझे- जोड़ी ऐसे बना था, रखी है हाँ तो फिर जी। बनाए सकते। और मैं ये भी कहूँगा, लाइफ में वाइफ ही टिल द एंड आपको सपोर्ट कर सकती है, तो आप उसको उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना आप उससे सपोर्ट चाहते हो। वो आपको उससे ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये मैंने बिल्कुल फील किया है। मैं हर कदम पे जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आती है ये आगे खड़ी होती है। और आप मानोगे सबसे मेन चीज़ तो रहती है एक एथलीट के लिए डाइट का। और मतलब किचन में एक तो होता है सबके लिए खाना एक जैसे बनना है, एक एथलीट के लिए अलग से खाना बनाना, वो भी एक लेडी के लिए बड़ा हिम्मत वाला काम होता है कि 2 बार कढ़ाई चढ़ाना और बंदे के लिए अलग से खाना बनाना। तो उसमें ये मेरी हमेशा हेल्प करती हैं। और अब मैक्सिमम चैम्पियनशिप में साथ लेके जाता हूँ इनको, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी सब यही करती हैं। अच्छा, आधी बॉडी बिल्डर तो खुद हो गई होंगी। तो एक बात बताओ मिसेस जॉन, आपका सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा लाइफ का, जिसमें आपको लगा हो कि यार फाइनेंशियली आप टूट गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, और थे ना जैसे कहते हैं ना
हथियार डालने की सोची आपने, क्या लाइफ में कुछ नहीं हो रहा? कभी आया ऐसा मोमेंट आया लाइफ में? सर ऐसा तो कोई मोमेंट नहीं आया, बट मुझे लास्ट मोमेंट जो इनका जब ये है कंपटीशन की तैयारी करते हैं जब, तो इनको पानी वगैरह जब बिल्कुल नहीं पीना, तो इनको क्रैम्प आना, ये सब दिक्कत आती है। तो लास्ट में वहाँ पर इनको भी लगता है कि भी हाँ अब क्या हो रहा है मेरे को भी, मैं इनको मना करती नहीं अब आप रहने दो, भी नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है ये सब संभालना। तो कह रहे फिर भी कंपटीशन ये खेलते हैं, हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, कंपटीशंस वगैरह अच्छा खेल कर आते हैं ये। फिर घर पर आएंगे, फिर मैं मना करती नहीं आप रहने दो, अभी जिस तरह से तैयारी भी करना, पानी आउट करना, पानी जिस तरह से रहना, बहुत दिक्कत है। एक बार क्रैम्प वगैरह आए थे जब इनको मैं बहुत मिस्टर ज़्यादा। एशिया, जो आपको बताया मैंने, मिस्टर एशिया की मैं तैयारी कर रहा था, तो उससे पहले 2 दिन पहले मैंने पानी छोड़ दिया था, और लास्ट जो डे होता है उसमें हम पानी, जो बॉडी के अंदर एग्जिस्टिंग पानी भी होता है वो भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, उसकी वजह से पूरी बॉडी में क्रैम्प्स आ गए, और मैं एक तरह से मतलब ज़मीन पे लेट गया उल्टा, ना तो इधर मूवमेंट हो ना इधर मूवमेंट हो, बिल्कुल भी खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तो वहाँ पे ये देख के घबरा गए कि ये क्या हो गया एकदम से। ये क्या हो गया? तो मैंने उनको बोला नहीं, ये होता है एथलीट्स के साथ, बस आप लोग ये चीज़ लेके आइए, उससे ठीक हो जाएगा। क्या लेके आई है? मतलब जैसे जो गर्म पानी, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के, ये सोल्ट भी सॉल्ट बनकर वगैरह रखा था, पोटेशियम वगैरह ये सब उस टाइम पे यूज़ किया साथ साथ, तो 10 से 15 मिनट में नॉर्मल हो जाता है फिर। तो वो इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो उस वजह से तो लेकिन अब सब आदत हो सी हो चुकी गई है, है। अब सब मालूम है कि क्या देना है किस टाइम पर, क्या नहीं, सब मालूम। ग्रेट। तो एक बात बताओ यार, तुम्हारे फादर का तुमने बताया हार्ट अटैक आया उन्हें, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके केले की काम उनका बिल्कुल वो जाते नहीं होंगे, हाँ राइट? जी, उनको हमने ऑफिस लगा दिया था फिर। राइट। हाँ जी, तो एक फादर तो एक सपोर्ट होता है सबका, हाँ है ना, जो सबके उसे कहते हैं ना एक साए की तरह होता है, शेल्टर होता है। बिल्कुल ठीक। अब क्या मानना है फादर को लेके कि उनकी तबीयत कैसी रहती है, और वो उनका क्या मानना है तुम्हें, जब वो अब वो तुम्हारे साथ तो जाते नहीं होंगे, तबीयत उनकी कैसी रहती है, तो क्या लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में? मिसिंग बस यही है कि वो जो फादर की जेब से हमें जो 10 रुपये मिलते थे खर्चे, वो मिसिंग है। अब उसमें एक वो कहते हैं ना, मतलब वो मनी नहीं देखी जाती, उसमें फादर का प्यार है ना, वो देखा जाता है। मतलब खुद की जेब में पैसा ना होते हुए भी, मतलब अपने लिए पैसा ना बचाना, और अपनी जेब में अगर 5 भी पड़े हैं 10 भी पड़े हैं और बच्चे को चाहिए तो उसको देना, तो वो उन्होंने मेरे साथ बहुत किया, क्योंकि मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ। तो कुछ भी मैंने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, तो कैसे करके वो लेके आते थे। वो चीज़ मिसिंग है, बट मैं अपनी तरफ से अब उनको वो सब चीज़ें देना चाहता हूँ जो वो अपनी लाइफ में नहीं ले पाए। जैसे कि लोग कहते थे भाई केले बेचने वाले का बेटा भी केले ही बेचेगा, तो आज जब वो निकलते हैं सड़क पे तो लोग ये कहते हैं भाई ये सोनू जॉन के पापा हैं। वो ये नहीं कहेंगे भाई ये किशन लाल जी का लड़का है। देखिए जो नहीं जानते इस खेल को, इस स्पोर्ट्स को नहीं जानते, वो तो यही कहेंगे भाई, जो सीनियर पर्सन है जो बॉडी बिल्डिंग या जिम को नहीं जानते, वो तो यही कहेंगे भाई किशन लाल जी का बेटा है। बट जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं लोग, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम वाले हैं, जब वो मेरे फादर को देखते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि ये सोनू जॉन के पापा हैं। क्योंकि एक मैंने यही सोचा था कि लोग एक बेटे को बाप के नाम से जान सकते हैं, एक बाप को बेटे के नाम से जाने, मुझे कुछ ऐसा करना है। तुम्हें लगता है तुमने ऐसा कर दिया? हाँ, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, और बिल्कुल उनकी जगह तो मैं नहीं ले पाऊँगा, और वो कभी ले भी नहीं सकता कोई भी बच्चा। बट यह कि उनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ा जो जिसकी वजह से लोग उन्हें अब और ज़्यादा इज्जत देने लगे। पहले ये होता था भाई ये तो केड़े बेचता है, ये केड़े बेचता है, मतलब कुछ इस तरीके की टोन कसते थे। अब वो ये बोलते हैं भाई ये मिस्टर एशिया के फादर हैं, अंकल जी आओ, अंकल जी बैठो। इस तरीके से लोग उन्हें भी सम्मानित करते हैं, बिठाते हैं साथ में। और मुझे 2-3 जगह पे सम्मानित करने के लिए जैसे बुलाया, तो मैं पहले उनको साथ लेके ही जाता हूँ। तो पहले उनका सम्मान होता है, उसके बाद मेरा सम्मान होगा। वैल्यूज़ नहीं भूले हमारे सोनू भाई यार। वैल्यूज़ से कहते हैं ना, जितने भी मर्जी बड़े बन जाओ, वैल्यूज़ अपने वहीं रखना, रूट्स में। तो गैस ये है हमारा रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे हम अपने एथलीट से पूछने वाले हैं सवाल, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही जिसे कहते हैं ना जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। बट आइडिया ये है कि आप कितनी जल्दी उसको आंसर कर सकते हो। रैपिड फायर है, और अगर आपने सही समय के जवाब दिए तो ये मिलेगा आपको बहुत भारी गिफ्ट हैम्पर है, ये वाला मसल न्यूट्रिशन की तरफ से प्लस स्पोर्ट्सन
एक स्पेशल टीजी टॉक्स मीडिया की एक ट्रैक सूट, कपड़े, वेस्ट और प्लस मसल न्यूट्रिशन के सारे सप्लीमेंट्स, जो भाई मैं बता रहा हूँ इट्स इंडियाज़ वन ऑफ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सस्ता सप्लीमेंट ब्रांड उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, हम सबकी शुरुआत एक बड़ी ना हम्बल रही है, जैसे तुम्हारी भी शुरुआत ऐसी रही है पेरेंट्स की, तब एक लग्जरी हुआ करता था, हम सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मसल न्यूट्रिशन ने भी यही सोच के लॉन्च करें प्रोडक्ट कि कोई भी अफोर्ड कर सके। इनका जो वे प्रोटीन है 2 किलो का 2000 रुपये का, इनका गेनर जो 6 LBS 2.5 किलो का गेनर है 1000 रुपये का, 5 किलो का गेनर इनका 2000 रुपये का, ताकि कोई भी अफोर्ड कर सके, जो मार्केट में डबल रेट मिलते हैं, 3 गुना रेट मिलते हैं। तो ये सब ट्राई करके तुम मुझे बताना अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। करें सर, तो सोचना नहीं है, इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है ना, वो तुम्हें सुनेंगी, तुम्हें मुझे बताना है कि कितने तुम स्पॉन्टेनियस हो, कितने तुम रैपिड हो जब मैं तुमसे सवाल करूँ। सोचना नहीं है, पक्का? ठीक है सोनू भाई, करें शुरू? चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक बात बताओ, सोनू जॉन को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब मैं लीन पे होता हूँ, लीन मोड पे होता हूँ, उस टाइम पे मेरी डाइट प्रॉपर टाइम पे ना मिले, तब मैं कोई एकदम से एग्रेशन सा आ जाता है। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एक दो बार हुआ है ऐसा। पता है क्या हो गया, बताओ ना। कि मुझे डाइट नहीं मिली प्रॉपर, मैं बोल कर गया था कि मुझे ये खाना है, तो क्या तैयार करते नहीं हैं हुआ फिर? तक। चिल्लाते हैं? चिल्लाते हैं कि हाँ मुझे दिया नहीं अभी तक, मैं बोल कर गया था आपको कि तैयार करना था इस चीज़ को, अभी तक दी नहीं मुझे। तो ये सब जब गुस्सा आता है इनको बहुत। रहता है जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि ट्यूसडे वाले दिन होता है ये चीज़, ट्यूसडे वाले दिन नॉन वेज वगैरह नहीं चलता बिल्कुल भी, तो उस दिन वेजिटेरियन डाइट चाहिए, और वो भी फिर टाइम पे ना मिले तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एक है ना, एक्सरसाइज के बाद एक टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर आपको डाइट लेना ही लेना है, तो वो नहीं हो पाता, तो जब दिक्कत हो जाता है। बाद में मिल जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं करता जितना टाइम में मिलेगा। ट्यूसडे को गुस्सा आता है आपको, है ना? तो कहना ज़रूरी है, ट्यूसडे को इनको गुस्सा कभी आ जाता कभी है। आ जाता कभी कभी ज़्यादा नहीं। कभी कभी। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या कभी किसी लड़की ने आप पे लाइन मारी है? है। हाँ, बहुत हैं ऐसे, तो बहुत हैं। अभी भी आप मेरे सोशल मीडिया देखोगे तो उसमें मैक्सिमम गर्ल्स में वो मतलब लाइन मारती है, बट मेरा डायरेक्ट एक ही वर्ड होता है कि एज ए सिस्टर यू वेलकम, एज ए गर्लफ्रेंड थैंक यू। अच्छा, मेरी चैट्स भी आप पढ़ सकते हैं सीख के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को इससे बढ़िया लाइफ पार्टनर मिल नहीं सकता, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। अच्छा, तो क्या ये अच्छे हस्बैंड हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कभी आपने इनको देखा है किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते हुए? उनकी तो क्लाइंट्स होंगे सारे, इनको ट्रेन वगैरह हाँ कराते जी, हैं। वो क्लाइंट्स हैं जिनको ये ट्रेन करते हैं, बट मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी को बोलते हुए ऐसी बात। सिस्टर्स। अच्छा, सबको सिस्टर, सब लड़कियों को सिस्टर बोलते हो आप? बिल्कुल, आप मानोगे मैंने अपनी बॉडी पे भी 2 टैटूज बनवा रखे हैं सेव गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ गर्ल्स की, तो उनको हमेशा अपनी बहन की नज़र से आप देखोगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप ये सोच सकते हो कि आपकी बहन भी सेफ है। अगर आप किसी और की लड़की को आप अपनी सिस्टर या अपनी बेटी के नज़र से देखोगे, तभी आपके बच्चे, अपनी सिस्टर या आपकी बेटी सेफ हो सकती है, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। क्या बात है, दिस इज अ गुड थॉट यार। तीसरा सवाल, लोग कहते हैं कि तुम तो ठाकुर अनूप सिंह के लुक अलाइक हो, उनकी कॉपी करते हो, क्या सच है? देखिए, कॉपी की बात नहीं होती, एक जब भी आप लुक्स चेंज करते हो, किसी ना किसी से आपकी लुक्स मिलती हैं, ठीक है। ये है कि हाँ, वो इंडियन फिटनेस आइकॉन है, इंडियन फिटनेस, उसमें उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड जीता है, और मैं उनको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, सारे सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, तो एक तरह से वो मेरे मतलब आइडल ही आप मान सकते हैं, आइडल हैं। तो जब भी आप किसी को अपना आइडल मानते हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं कुछ उनके जैसा बनूँ। जैसे होता है ना, आप घर में होता है कि फादर अच्छी उस पे है, जॉब पे है, अच्छा टैलेंटेड है, तो हम बच्चा भी ये चाहता है कि मैं भी अपने फादर के जैसा हो जाऊँ, मुझे भी लोग जाने। तो ऐसे ही मतलब जब आप किसी को फॉलो करते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो उसके जैसा अपने अंदर लाते ही हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने अपना लुक चेंज करना स्टार्ट किया, तो कुदरती बात है, लुक स्टार्टिंग मैंने सर्जी कॉन्स्टेंट जैसा भी किया था, स्पाइक वगैरह, तो उसके बाद जैसे ठाकुर जी को मैंने देखा तो उनके जैसा भी लुक्स किया। अब ये है कि अब लोग कहने लगे कि नहीं, अब आपको अपना लुक अलग ही बनाना है, ठीक है। तो बट देखिए, जो आइडल आपने जिसको मान लिया, वो आइडल ही रहेगा। तो मतलब तुम मानते हो कि तुम ठाकुर अनूप सिंह को कॉपी करते हो?
कॉपी look तो copy उन्हीं की है ही। हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप कॉपी करते हैं। कोई बात नहीं, तुम तो फैन हो, तुम फॉलो करते हो। सिर्फ मैं नहीं, इंडिया में पता नहीं जितने भी उनके फैंस हैं सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, और ये तो भाई खुशनसीबी है कि मैं कुछ शक्ल भी उनके जैसे मिलती है। तो कभी तुम किसी से मिले हो सड़क पे जो तुम्हें किसी ने ठाकुर अनूप समझ लिया तुम्हें? नहीं सड़क पे नहीं, मैं एक्चुअली मीनाक्षी टेम्पल गया हुआ था मदुरई में, तो वहाँ के जो पंडित वगैरह हैं वो देखते ही मुझे बोले कि सर आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी आ रही है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ठाकुर अनूप सिंह सोचा, और कई इवेंट्स में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पे लोग मेरे से हेल्प लेते हैं, और वो भी मुझसे पूछते हैं सर आपकी जो चैंपियन 2 मूवीज़ में आपने काम किया था वो हमें बड़ी अच्छी लगी। क्या बोलते हो तुम? हाँ बड़ा मुश्किल था ऐसा कुछ? क्या बोलते हैं कि मैं ठाकुर अनूप सिंह नहीं हूँ? ऐसा कुछ नहीं बोलते, बट ये बोलते हैं हाँ थैंक यू बोल के आगे निकल जाते हैं। तो क्या अच्छा, तुम बोलते नहीं हो कि मैं ठाकुर अनूप सिंह नहीं हूँ? इतना देखिए, अब आप जब आपको कोई मान रहा है, कोई चीज़ आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो अब आप उसको बोलो कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, तो वो एकदम से फिर हर्ट सा हो जाएगा। तो तुम बोलते हो कि मतलब तुम बोलते ही नहीं हो कुछ भी? मैं कुछ नहीं बोलता, बस मैं थैंक यू बोल के आगे। तो तुम उनकी आइडेंटिटी तुमने चुरा ली है उसके बाद? चुरा नहीं ली। क्या बात है। देखिए उनका मान सम्मान तो कोई भी नहीं चुरा सकता जो उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है। तो बस ये है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से हम उनको ये नहीं बताते कि भाई मैं वो नहीं हूँ, आप गलत हो ये वो, तो उनको मतलब लो फील नहीं करवाना चाहते। गुड यार, गुड ठीक है। आपका फेवरेट चीट मील कौन सा है? मेरा फेवरेट चीट मील है मीठा। मीठे में क्या खाते हो? मीठे में खोआ। कितना एक दिन में कितना खोया खाया था? मैं मीठे का इतना शौकीन हूँ कि जब मैं इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं आया था तो 1 किलो सवा किलो तक मैं खोए की बर्फ़ी खा जाता था अकेला, एक टाइम पे। तो अब जैसे कि इस लाइन में हूँ, तो जब भी हम कोई, देखिए मैं साफ बताता हूँ, जब भी हम कंपटीशन जीत के आते हैं ना, तो उसके बाद मेरे को मीठा चाहिए ही चाहिए। तो मैं उसमें आइसक्रीम मैं खाता ही खाता हूँ। आइसक्रीम की एक पूरी ब्रिक्स लेता हूँ, 600 ml की जो आती है, बच्चों को अलग से दिलवाऊंगा, वो मैंने ही खानी है। वो मेरा चीट मील है मेन। करेक्ट। क्या सोनू जॉन देसी है? सोनू जॉन दिल से भी देसी है और दिमाग से भी देसी है। और देसी इसलिए क्योंकि देसी जो लोग होते हैं वो दिल के बड़े साफ़ होते हैं, ठीक है, और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हमेशा सबकी इज्जत करते हैं, क्योंकि देसी लोगों को ये पता है कि आप अगर किसी को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। ये नहीं है कि आप किसी को तो गाली गलौज कर रहे हो और उससे आप इज्जत की वो कर रहे हो कि हाँ वो मुझे इज्जत देगा। तो देसी लोग तो मैं बताऊँ सभी बनना चाहेंगे, क्योंकि देसी खाना जो कि इससे बढ़िया तो है ही नहीं। आप देसी आप गांव में चले जाओ, आपको जो घर का जो मक्खन है, घी है, सरसों की रोटी, मक्की की रोटी और सरसों का साग जो है वो कितना अच्छा लगता है लोगों को। और आप कभी भी आप 5 स्टार होटल्स में खाना खा लीजिए, आप एक देसी ढाबे पे खाना खाइए, आपकी जो भूख है ना वो देसी ढाबे से मिटेगी, 5 स्टार खाने से नहीं मिटेगी। तो इसलिए मैं कहूँगा देसी ही बनना चाहूँगा और देसी ही मुझे हमेशा के लिए रहना है, क्योंकि देसी जो बंदा होता है वो डाउन टू अर्थ होता है। क्योंकि हम चाहे कितने भी ऊपर चले जाएँ, हमें मिलना मिट्टी में ही है। तो उस चीज़ को हमें सोच के चलना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना, सबके साथ मिल के चलना है। गुड। क्या सोनू जॉन नेचुरल है? नहीं, नेचुरल तो आज के टाइम पे कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं है, कोई भी बॉडी बिल्डर नेचुरल नहीं है। बट ये कह सकते हैं कि जितना हमारे बजट होता है ना उसके हिसाब से मैं 50% नेचुरल। 50% नेचुरल? हाँ 50% नेचुरल। क्यों? क्योंकि बजट हमारा इतना होता नहीं है। कोई भी बॉडी बिल्डर 100% मतलब अपनी बॉडी पे अमाउंट नहीं लगा सकता, पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको अपनी फैमिली भी देखनी, सब कुछ देखना है। ये लाइन सबसे महंगी लाइन है। तो इसमें आपको अगर आपको अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है, देखिए एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो तो तब तक तो ठीक है। जब आप सोच रहे हो कि मुझे देश के लिए इंटरनेशनल मेडल कुछ लेके आना है, और तो आपको अननेचुरल होना ही पड़ेगा। करेक्ट। अननेचुरल का मतलब ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी ले रहे हो, वो भी आपको प्रॉपर किसी की गाइडेंस में प्रॉपर उसकी लिमिट रहती है कि ये नहीं कि आप कितना ही अपनी बॉडी में डाल लो। लिमिट होती है कि जितना आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्व कर सके, जितना बॉडी आपकी उसको झेल सके, उतना ही डालना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई आज इतना डाला बॉडी के अंदर, ये सामान डाला, तो 2 हफ्ते बाद अपने आप ही उसकी डोज वगैरह बढ़ा देते हैं, तो उससे उनको नुकसान हो जाता है। तो कभी भी अपने आप को कोच नहीं समझना, अपने से ऊपर किसी को कोच समझना है जिसको अच्छी नॉलेज हो, उसकी गाइडेंस में आपको ये चीज़ें चलानी चाहिए, वैसे ही चला। गॉट इट। तो सोनू जॉन अब तक अपनी बॉडी पे कितना पैसा लगा चुका है? देखिए ऐसा तो मैं अभी कुछ अंदाज़ा नहीं बता सकता, बट मेरी जितनी भी सेविंग्स हैं, जितनी भी सेविंग्स हैं, कितना मतलब एक नंबर होगा? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख? नहीं ऐसे तो मैं क्या बताता हूँ, बट यह है कि मेरा हर कंपटीशन का मैं बता देता हूँ लगभग। तो मिनिमम लगा के चलिए कि
20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने का मेरा मान के चलिए, जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का तो है ही है, उसके अलावा डाइट का अलग हो गया, ये सब चीज़ें। तो कुल मिला के एक अगर कंपटीशन, अगर इंटरनेशनल कोई चैंपियनशिप खेलनी है तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपको मान के चलिए कि उसमें लगेगा ही तो अब लगेगा। तक आप कितने इंटरनेशनल खेल चुके हो? मैं अब तक 5 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ। तो 15 लाख तो सीधा यही हो गया है ना। और लोकल कितने खेल चुके हो आप? लोकल तो पता ही नहीं है कितने हैं, तो मतलब उसमें 50,000 आप वहाँ भी लगा के चलेंगे तो ये कहना सही होगा, अगर आप इतने 50-60 आपने लोकल भी खेल लिए, 5 आपने इंटरनेशनल भी खेल लिए, तो 50 लाख कहीं नहीं गया सोनू जॉन की बॉडी पे। कह सकते हैं सर, इतना कह सकते हैं कह सकते हैं। कि सोनू जॉन की बॉडी, जो मेरे सामने सोनू जॉन बैठे हुए हैं, इनकी बॉडी की कीमत 50 लाख है। देखिए बॉडी की कीमत तो मतलब बॉडी की कीमत तो लगा ही नहीं सकते, वैल्यू नहीं, लेकिन अब बट तक यह है कि कीमत इतनी वैल्यू नहीं रखती, मेहनत ज़्यादा वैल्यू रखती है। मेहनत का तो कोई मोल ही नहीं है ना, मेहनत का मोल नहीं। लेकिन अब तक सोनू जॉन अपनी बॉडी पे कितना इन्वेस्ट कर चुका है? 50 लाख बोलना सही होगा। हाँ, इतना इसके अप्रोक्सीमेट तो बोल ही सकते हैं। तो 50 लाख, इतने में लोगों का 1 BHK फ्लैट आ जाता है, जितना का सोनू जॉन ने अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करा है। करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। बट उस चीज़ का मेरे को ये भी तो बेनिफिट हुआ ना, जहाँ लोग कहते थे कि भाई हाँ ये तो क्या है, ये तो काम खा है, और आज वही लोग कहते हैं भाई तेरे साथ सेल्फी लेनी है। तो एक कहते हैं ना, सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई पैसा लग रहा है, तो आपको अगर नाम बनाना है, लोगों के अंदर आपको फेमस होना है, लोगों के साथ मतलब ऐसे लोगों की भीड़ से अलग होना है, तो आपको पैसा नहीं देखना, आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। जितना आप मेहनत करते जाओगे उसके हिसाब से आप पैसा लगाओगे, तभी आप कामयाब हो पाओगे। तो आपको इन 50 लाख रुपए का दुख है कि आपने गलत जगह नहीं इन्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूँगा, मैंने सन 2000 में मैंने जिम स्टार्ट किया था, और गॉड प्रॉमिस मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं लिया मेडिकल स्टोर से भी, जैसे कि खांसी, जुकाम, फीवर या बैक पेन, पेट में पेन, लूज मोशन वगैरह, ऐसी कोई मेडिसिन मैंने लिया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को फिट रखता हूँ। डाइट प्रॉपर चलती है, मेहनत प्रॉपर चलती है, और जैसा कि बताया सप्लीमेंट शेड्यूल वगैरह वो प्रॉपर गाइडेंस में चलते हैं। तो इसलिए मुझे इन चीज़ का दुख नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्या 50 लाख रुपये आपको बीमारी में भी लगाना पड़ जाता? सोचने वाली बात है, समझ गया। तो क्या बॉडी बिल्डिंग से पैसा कमाया जा सकता है सोनू? बॉडी बिल्डिंग से पैसा देखिए कमाया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। जैसे कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आप अलग फील्ड में भी जुड़ जाएं, जैसे कि मैं हूँ, मैं फैशन में भी जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं 1-2 सॉन्ग्स में भी आ रहा हूँ, बॉलीवुड में भी मुझे अभी मैं 1-2 ऑडिशन के लिए आया है। तो कहने का मतलब कि आपको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ही नहीं जाना। बॉडी बिल्डिंग ये आपका पैशन है, और पैशन के लिए तो आपको बताइए कि आप कितना ही पैसा लगा दो, पैशन तो पूरा करना है तो करना है, उसमें आपको पैसा नहीं देखना। उसमें आप बस यह कि हाँ ये मुझे पाना है, ये चीज़ पानी है, तो उसमें तो आपको लगना ही पड़ेगा। और बॉडी बिल्डिंग में पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पैसा लगाना ज़्यादा पड़ता है, मिलता नहीं है, क्योंकि इस स्पोर्ट्स को मतलब ना तो ओलंपिक में लिया गया, ना एशियन में लिया गया, ना कॉमनवेल्थ में लिया गया। ये सिर्फ इसका एक अलग से अलग ही वर्ल्ड है, और यूनिक है, और सबसे मेहनत वाला, सबसे टफ गेम बॉडी बिल्डिंग है, और इसी को वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से इसमें पैसा इतना नहीं मिलता। आप देखेंगे कि कुश्ती वगैरह में, बॉक्सिंग में आपका अगर अच्छे लेवल पे मेडल आ जाता है तो गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, और यहाँ पे सपोर्ट करने की बजाय लोग का बस एक ही टोन होता है, भाई डिब्बे खा के तो कोई ना बॉडी बना दे। तो इस वजह से इस गेम को वैल्यू नहीं मिल रही। समझ गया। तो अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है सोनू में? सबसे बड़ा अचीवमेंट? सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मैं बताऊँ, मेरा जो छत्तीसगढ़ वाला जो मेरा था पहले वाला, हाँ, जहाँ से मैंने लोगों का मुंह बंद किया, जो मुझे कहते थे भाई कुछ ना हुआ है, तू काम खा जा रहा है, और तू जॉब भी छोड़ आया, तो वहाँ से जो मेरा जो अचीवमेंट था ना, वो सबसे मुझे मेन अचीवमेंट लगता है। क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो लोग मुझे ये बोलते थे भाई तू कुछ नहीं है, वही आके ये बोलते हैं कि भाई हमें भी बता दे कुछ, हमें तेरे अंदर ट्रेनिंग लेनी है। और जैसे कि मैं बताया, स्कूल की जॉब छोड़ के आ गया था, स्कूल से उसी दिन फ़ोन आया, आप ज्वाइन करो, आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे। तो मैंने उनको फिर मना कर दिया। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ी खुशी मुझे वहाँ से मिली, क्योंकि वहाँ से जब मैंने लौट के आया, सबसे पहले मेरी फैमिली ने मेरा वेलकम किया, उसके बाद किसी ने मेरा वेलकम किया। आपकी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या रही है भाई? स्ट्रगल यही है कि मैंने जो स्टार्ट किया था, जिम स्टार्ट किया था, मैं एक फ़ोटोशॉप की शॉप पे काम करता था। उस टाइम पे 1500 उस टाइम पेमेंट मिलती है। सन 2000 की बात है जब मैंने जिम स्टार्ट किया था। 1500 पेमेंट मैं एज इट इज़ अपनी मॉम को देता था। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, 2005 में शादी हुई। तो ऐसे कैसे मैंने 1500 मम्मी को देने, उसमें से सिर्फ 300 रुपये मुझे मिलते थे जो मंथली मुझे चलाने।
और उस टाइम पे जिम की फ़ीस होती थी 200 रुपीज़, 200 रुपये। अब मैंने सोचा 200 रुपये अगर मैं जिम में दे दूँगा तो 100 रुपये मैं अपना महीना कैसे चलाऊँगा। तो मैंने उस शॉप वाले को, जो फ़ोटोस्टेट की शॉप पे मैंने काम किया है, वहाँ पे झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और वहीं से मैंने उस शॉप वाले को बोला, भैया सुबह भी चाय आती है, शाम को भी चाय आती है। उस टाइम पे 5 रुपये की चाय होती थी, 10 रुपये डेली के हो गए, आप महीने के 300 बनते हैं, आप मुझे 200 दे देना। वो बोले कि ऐसा क्या हो गया जो तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा भैया मुझे जिम स्टार्ट करना है और आप मतलब इनकम नहीं है तो मुझे जिम तो जाना ही जाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने चाय पीनी हो कभी कभार पी लियो, लेकिन मैं तुझे हर महीने 300 रुपये दूँगा। वहाँ से मेरा जिम स्टार्ट हुआ। और जब मैंने जिम स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल पतला सा 47 kg मेरा वेट। और उस टाइम पे जिम स्टार्ट किया, डंबल चलते थे वो प्लेट वाले, नट लगा के डंबल बनाता मैं, 1-1 किलो की प्लेट डाल के, आधा किलो की प्लेट डाल के, लगभग 1.5 से 2 किलो का डंबल वो बनता। उसमें ही मैं लगाते टाइम ऐसे हो जाता, जान ही नहीं थी 47 kg का वेट। और फिर उस टाइम पे जो 2 लड़के वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें से एक ने आके मुझे यहाँ थपकी दी ऐसे, मतलब पीटने टाइप में, भाई तू भी बॉडी बना होगा, टूट जाएगा बीच में से। इस तरीके से उन्होंने टोन से कस दी। तो मैंने फिर वहाँ से सोच लिया भाई अब तो इस लाइन में जाना ही जाना। तो उस दिन से लेके आज तक मेरा जिम कभी मिस नहीं हुआ। 20 साल में तुमने जिम नहीं छोड़ा अभी तक? 20 साल तक जिम नहीं छोड़ा। और इसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली। कौन सी ऐसी चीज़ जो आपके पास है और किसी के पास नहीं है बॉडी बिल्डिंग में? देखिए, मैं ऐसी कोई चीज़ वैसे है नहीं, बट काफ़ी लोगों के पास होगी। बट मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं अपने सीनियर्स की, अपने जो उस्ताद हैं उनकी। आपका उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जी हैं रवि राणा जी। और मैं उनकी नहीं, मैं आज तक जितने भी कोचेज़ बने हैं, जितने भी, मैं सबकी उतनी ही इज्जत करता हूँ और हमेशा करूँगा। और आज भी मेरा जो पहला, जहाँ से मैंने पहला मेडल जीता था, जिस जिम से, अगर मैं इंटरनेशनल भी खेलता हूँ तो पहले मैं उसी जिम में जाता हूँ। उस जिम का जो कोच है वो मेरे से 6 साल छोटा है। मैं उसके पाँव को हाथ लगाता हूँ, वो कहता है भैया आप पाँव को हाथ मत लगाएगा, आप बड़े हो। मैं कहा उस्ताद होता है, उसमें एज का फ़र्क नहीं होता। आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे बनाया, तभी मैं आगे चढ़ा। तो ये मैं यही कहूँगा कि मैं जो इज्जत देता हूँ ना लोगों को, वो अगर हर एक एथलीट अपने कोच को, अपने सीनियर्स को देने लग जाए ना, तो जो ये धोखाधड़ी हो रही है ना एथलीट्स के साथ, वो कभी ना हो। गुड पॉइंट। एक बात बताओ, इससे पहले बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बने, आपने कितनी और कौन कौन सी जॉब्स करी हैं? आपने कैसी कैसी जॉब्स करी हैं? हाँ, जॉब्स मैं आपको बता दूं, मैंने 12th पास किया था उस टाइम पे। अभी तो क्या होता है, महीने के अंदर अंदर ही फाइनल पता लग जाता है कि कौन बच्चा पास हुआ कौन नहीं। पहले क्या होता था, 12th के एग्ज़ाम दिए, 3 महीने बाद उसका पता चलता था कि कौन बच्चा पास हुआ, रिजल्ट वगैरह बाद में आता था। तो 2 महीने की छुट्टी मैंने जो थी उस टाइम पे, वो नजफगढ़ हमारे वहाँ से पास में ही है, नजफगढ़ में एक कपड़े की दुकान है, सतीश क्लॉथ हाउस। उस शॉप पे मैंने 2 महीने कंटिन्यू काम किया, विदाउट छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं ली मैंने। वहाँ से मैंने काम किया। वहाँ मेरा काम क्या होता था, वो कपड़े दिखाते थे और मुझे कपड़े लपेटने होते थे। तो आप मानो कि वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट जॉब। और अप्रैल मई का ही टाइम था, हम छत पे सोते थे उस टाइम पे। और ऑब्वियसली बात है, कोई भी नया बच्चा ही था। मैं उस टाइम पे 12th के एग्ज़ाम दिए थे और उस टाइम पे मैं जॉब लग गया। और वहाँ डेली कपड़े मुझे लपेटने, तय लगाने। मैं नींद में भी उठ के नीचे से चादर उठा के लपेटने लग गया था। जैसे छत पे सोते थे, चादर बिछा के या चादर लेके, तो सबकी चादर नींद में बैठे बैठे भी मैं लपेट देता था। मैं इतना मतलब वो हो गया था कि 2 महीने लगातार सुबह 8 बजे शॉप पे पहुंचना और नाइट में 8 बजे वहाँ से निकलना। कोई लाइफ ही नहीं थी, सिर्फ वही बस। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने 12th का जैसे मैं पास हुआ, फिर मैंने फ़ोटोस्टेट की शॉप पे ज्वाइन किया बहादुर में। और उसके साथ साथ मैंने इवनिंग शिफ्ट में मैंने कॉलेज भी किया। मैं डबल MA हूँ, मैं MA इन इंग्लिश एंड MA इन मास कम्युनिकेशन भी मैंने किया, डिस्टेंस से किया। तो 14 साल मैंने कंटिन्यूस इस शॉप पे काम किया, सुबह से शाम तक 14 साल एक ही शॉप पे काम किया। उसके बाद मैंने एक स्कूल में भी काम किया। वहाँ से मतलब उसके बाद मैंने 2-3 स्कूलों में भी काम किया, क्योंकि स्कूल वाले वहाँ आते थे तो वो बोलते कि भाई हमें ऐसा ही लड़का चाहिए। मैंने उसी जो फ़ोटोस्टेट की शॉप है ना, वहाँ मैं फ़ोटोस्टेट निकालता था।
और वहीं से देख देख के मैंने कंप्यूटर सीखा। और मेरी जो मैंने इतनी मेहनत की वहाँ पे, मेरी जो आज भी जो स्पीड है टाइपिंग में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 70+ है। हाँ, और वहाँ से फिर मैं 3-4 स्कूलों में जॉब किया। उसके बाद मैंने BLS एक कॉलेज है वहाँ पे जॉब किया। वहाँ मैं BJMC को मैंने पढ़ाया है। BJMC के लिए ही मैंने MJMC किया था, मास कम्युनिकेशन में MA किया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया मैं एक स्कूल में लग गया जहाँ से मैंने 7 साल जॉब की। वहाँ से फिर मैं इस लाइन में आया। क्या बात है यार, इतने ज़बरदस्त यार। मतलब सोनू भाई आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है यार। वो मैं मेरे तो सुनते ही ना ऐसा हो गया कि यार दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग यार। सोनू भाई मज़ा आ गया यार। तो ट्रूली यू डिज़र्व दिस गिफ्ट हैम्पर यार। गिफ्ट हैम्पर तो एक जिसे कहते हैं ना बात करने का आपसे बहाना था, और बातें हमसे आपने जाननी थी आपसे। भाई ने सारे सवाल ऐसे करे, आई एम श्योर यार आपको भी इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, ये अलग पैशन है। 50 लाख अपनी बॉडी पे लगा चुके हैं, आई एम श्योर कोई रिटर्न नहीं होगा। बस बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। बट यह कि आपको इससे 50 लाख से भी ज़्यादा कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस लाइन में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग लाइन में आपको इसका रिटर्न तो आ नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं फैशन में भी हूँ, और अभी एल्बम भी आ रही है, और मैं साथ साथ वीडियो शूट भी करता रहता हूँ, फोटो शूट भी करता रहता हूँ। तो वहाँ से मेरा ये निकल के आ जाएगा, मुझे इस चीज़ का भरोसा है। तो ये एक ऐसा पैशन है बॉडी बिल्डिंग का, जिसे कहते हैं ना ये पैसा इतना डलवाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बॉडी बिल्डिंग मत करिए, बॉडी बिल्डिंग करिए, लेकिन उसके साथ ये सोचिए आप कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिकॉज सोनू ने अपनी राख पकड़ ली, फैशन कई अलग चीज़ें। बिकॉज अगर वो पैसा जा रहा है आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक जिसे कहते हैं ना आपको एक दूसरी राख खोल देगा आपके लिए। तो अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं तो आप अपनी बॉडी से, अपनी लुक से या पैसे कमा रहे हैं। तो गाइस यही है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सोनू की स्टोरी कैसी लगी, हमारे सर सोनू जॉन की स्टोरी कैसी लगी, और मिसेस जॉन की कैसी लगी। बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आपको भी अगर ये सारे गिफ्ट हैम्पर चाहिए गाइस, इसमें बस सबसे सस्ता वे प्रोटीन, सबसे सस्ता गेनर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक करना। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगे। तो सोनू भाई इसको ट्राई करना, आप भी बताना कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड। सो गाइस जाते जाते हमें जिसे कहते हैं एक एथलीट को उसकी पहचान मेडल से ही मिलती है। तो हमारे लिए जाते जाते भाई ये एक स्पेशल एक्सक्लूसिव सोनू ये मेडल है TG टॉक्स का, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव हमने उन्हीं लोगों को मिलता है जो दिल से बोलते हैं, जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया है, स्पोर्ट के लिए कुछ किया है। ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ बिकॉज तुमने हम सबका दिल जीता है। आई एम श्योर तुम्हें और हिम्मत मिले, बढ़ावा मिले, मोटिवेशन मिले कि तुम लाइफ में कुछ भी कर सको। अब बनाने से कहता है केले वाले का लड़का केले वाला नहीं, मिस्टर एशिया बन चुका है और इंडिया का टॉप सक्सेसफुल। कुछ भी करो लाइफ में यार, आई एम श्योर तुम बहुत सक्सेसफुल होगे बिकॉज तुमने हार्डशिप जो है ना सारी पीछे छोड़ दी और अपना पैशन फॉलो करा।